बंगाल की सियासत में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया जिसकी तपिश देश भर में लोग महसूस कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आते आते ममता परिवार पर सीबीआई का डंडा भी चलने लगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। क्या 10 साल से शासन करने वाली दीदी बंगाल के विकास में रोड़ा बन चुकी हैं, या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चुनावी एजेंडा करार दे दिया है, बना दिया है, जबकि वो है नहीं? जरा सोचिए, आज मोदी ने पानी की कहानी सुनाई तो पूरा देश चौंक पड़ा। आज हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने पानी पर चर्चा क्यों की। साथ ही बात होगी ममता के परिवार पर सीबीआई का चाबुक कहीं राजनीतिक रंजिश का हिस्सा तो नहीं। वैसे ममता और खुद अभिषेक बनर्जी कह चुके हैं कि डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं, चाहे जो किया जाए। आज हम आपको प्रधानमंत्री के कुछ बयानात सुनाएंगे, समझने की कोशिश ये करेंगे कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी को चुनावी मौसम में शिकार क्यों बनाया जा रहा है, और साथ ही बात करेंगे बीजेपी और टीएमसी के चंद वीडियोस पर। क्या वीडियोस के जरिए एक दूसरे पर वार हो रहा है? लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, कोयला घोटाले में ममता के परिवार पर आंच। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से होगी पूछताछ। कल रुजिरा के घर जाएगी सीबीआई की टीम। तस्कर अनूप लाला से पैसों के लेन देन का शक। नवंबर 2020 में एफआईआर दर्ज की थी सीबीआई ने इस ईस्टर्न कोल फील्ड स्कैम में, और उसमें जो मुख्य आरोपी है उसके अकाउंट से इनके अकाउंट में, इनके जब मैं कह रहा हूं तो उसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन शामिल हैं, इनके अकाउंट में कोई लेन देन हुआ है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। हालांकि इसका पुष्ट होना बाकी है। और इसी संदर्भ में रुजिरा से और उनकी बहन मेनका से पूछताछ होनी है। पहले टीम उनके घर गई थी, सीबीआई की टीम, लेकिन वो वहां पर मिली नहीं, तो एक बार फिर से वहां नोटिस देकर आई और उसके बदले रुजिरा की तरफ से नोटिस दिया गया और कहा गया कि कल आप आएं, 12 बजे से 3 बजे के बीच घर आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है? क्या सीबीआई वाकई एक हथियार है केंद्र सरकार के पास, जिसको विरोधियों के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकती है? क्या सीबीआई जैसी एक टिप्पणी आपको याद होगी सुप्रीम कोर्ट की, सीबीआई एक तोते की तरह काम करता है, या सीबीआई ऑटोनॉमस संस्था है और पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करता है? कब किसको सूट नहीं करता, बस इसी पर यह मुनहसर है कि वो आरोप लगा बैठेगा कि नहीं। ममता फैमिली, सीबीआई को फाइल मिली। क्या है यह पूरा मामला? आइए सबसे पहले यह देखते हैं क्या है यह मामला। बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की आंच। कोल फील्ड्स को लीज पर जमीन मिलती है, उस जमीन से कोयला खोदा जाता है जो सरकार के पास सरकार के कामों के लिए जाना चाहिए, लेकिन बीच में ट्रकों ट्रक कोयला पार कर दिया जाए और उसका पैसा जेब में डाल लिया जाए। यह है वो स्कैम जिसे अंजाम दिया गया। हम आपको बता चुके हैं इसका मुख्य अभियुक्त अभिषेक लाला। ममता बनर्जी परिवार पर कसा जाने लगा शिकंजा। ममता बनर्जी परिवार पर पहले जब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की तो दूर दूर तक कहीं ये परिवार आ रहा है उसकी लपेटे में, ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन अब ये दो नाम आने के बाद, सीबीआई की जांच वहां तक पहुंचने के बाद ये लग रहा है कि ये लपेटे में आ रहे हैं। ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी से होगी पूछताछ, साथ ही उनकी बहन मेनका से भी पूछताछ होने वाली है। और कल सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच में रुजिरा से पूछताछ होगी। होनी पहले थी, लेकिन वो घर पर मिली नहीं। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका से 3 घंटे पूछताछ हुई है। कोयला तस्कर किंगपिन अनूप लाला के ट्रांजैक्शन से शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उस रुपए के लेन देन में जुड़े हुए हैं। अनूप के अकाउंट से रुजिरा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये बात कही जा रही है। रुजिरा के विदेशी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। नवंबर 2020 में, जैसा हमने आपको बताया, पहली बार सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एक हफ्ते पहले कोयला मामले की जांच और तेज कर दी गई, और उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में एक साथ 45 जगहों पर छापे मारे गए थे। शुक्रवार को बंगाल के 4 जिलों की 13 जगहों पर एक साथ रेड की गई। और अब रुजिरा से पूछताछ, मेनका से पूछताछ हो गई। अब रुजिरा ने कहा है कि कल आप आ जाइए, 12 से 3 बजे के बीच में आप आकर मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। क्या बंगाल का सबसे ताकतवर परिवार आखिरकार सीबीआई की जांच के लपेटे में आ रहा है क्या? इस पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, अर्जुन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद, रिजू दत्ता प्रवक्ता टीएमसी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, शांतनु सेन आपको नजर आ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर सीबीआई। लेकिन सबसे पहले मैं रिजू दत्ता के साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। रिजू, ये बिना आग के तो धुआं नहीं हो सकता। आग कितनी बड़ी है? देखिए, पहले तो आपको नमस्कार दिनेश जी, और नमस्कार सारे पैनलिस्ट को।
देखिए बात यह है ना कि सीबीआई जांच करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई घोटाला कहीं पे हुआ है, सीबीआई जांच करेगी, वही उनका काम है, करे। हम इस देश के न्याय व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था पे पूरा हमको आस्था है, पर आपको अनुक्रम और समय भी देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपके दर्शकों को बता दूं, 5 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने एक डिफेमेशन का नोटिस भेजा था अमित शाह जी को, और उनको आज हाजिरा देना था एक स्पेशल कोर्ट में। 2 दिन पहले बीजेपी यूथ मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी पार्मिला गोस्वामी 100 ग्राम कोकेन के साथ पकड़ी गई, और उन्होंने सीधा सीधा उंगली उठाया कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह के ऊपर कि ये लोग ड्रग तस्करी में मेरे साथ शामिल हैं। इन दोनों के बाद आज सीबीआई जाके नोटिस पकड़ा दिया रुजिरा बनर्जी को। तो ये भी तो आम जनता पूछेगी ना कि इसी टाइम जो 4 दिन बाद इलेक्शन अनाउंस होगा, हर देश का हर प्रदेश में जब भी इलेक्शन होता है तभी सीबीआई और ईडी क्यों जांच करने चली जाती है ऑपोजिशन की तरफ? ये टाइमिंग क्या कहती है अर्जुन सिंह साहब? देखिए, तो पहले तो राजीव दत्ता जी के थोड़ा ज्ञान पर मैं प्रकाश डाल दूं कि अमित शाह जी के नाम पर केस हुआ, डिफेमेशन सूट हुआ, इसलिए ये मामला हो गया। तो आज जहाँ तक सुनने में आया है कि तकनीकी कारण से पश्चिम बंगाल के जो इनके नेता हैं अभिषेक बनर्जी ने क्या गलत एड्रेस हुआ, उसके लिए ऐसा बयान देकर उन्होंने केस को विड्रॉ भी किया है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई सीबीआई काम करेगी, ईडी काम करेगी या कोई भी सेंट्रल एजेंसी काम करेगी तो पंडित जी से पत्रा दिखा के तो नहीं करेगी। उसका अपना एक थ्योरी है, कोर्ट से ऑर्डर निकलता है, एक टाइमिंग होता है, उस हिसाब से वो अपना काम करती है। अगर लाला माझी के अकाउंट से रुजिरा बनर्जी जी या रुजिरा नरोला के अकाउंट में पैसा नहीं गया है तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो 160 में बयान होगा, लेकिन अगर कहीं पैसे का लेन देन होगा तो अकाउंट में किसी तरह किसी भी समय कोई भी देख सकता है, झलक सकता है, वो दिखाई देता है। तो इसमें इनको इतना परेशानी, और इसको राजनीतिक हथकंडा न करके कानूनी जो उनके ऊपर एक्शन हुआ है या उनसे बयान लिया जा रहा है उस पर उसको बयान देना चाहिए। 2 दिन से वो नहीं बयान दे रही हैं, नहीं रह रही हैं। इस तरह महत्वपूर्ण बातें आपने कही अर्जुन साहब, इसको लेकर मैं आगे चलता हूं और आपके पास वापस लौटूंगा। पत्र देखकर तो पूछताछ नहीं होगी, क्यों जवाब नहीं दिया जा रहा है? अगर किया नहीं है तो डर किस बात का है? अभय दुबे जी, आपसे एक सवाल का जवाब लेने के बाद मैं शांतनु जी के पास जाना चाहता हूं, और पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले अभय जी आपसे, कितनी ऑटोनॉमस है सीबीआई? पंडित जी से तो पत्रा नहीं देखते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर सीबीआई पत्रा देखती है। यही वो नेता है जो कहते थे भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। वो कहाँ है हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसको कह रहे थे 20 लाख रुपए पर मंथ इनके अकाउंट में शारदा स्कैम का जा रहा है, 14 छापे पड़े। वो दोनों पाक साफ हो गए, उनको पार्टी में शामिल कर लिया और अब वो पूजनीय हो गए दोनों। ये षड्यंत्र तो हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव पास आती है, डिलीवरेबल्स इनके पास है नहीं। इनसे उठाकर पूछिए जो प्रोमिसेस थे। अभी प्रधानमंत्री असम थे, क्या कहकर आए थे वहां कि जुमोई के द्वीप से एक ब्रिज बना दूंगा, आप वोट दे दीजिए। वोट दे दिया, ये भूल गए। अभी 2 दिन पहले भूमि पूजन किया वहां का। इन्होंने वादा किया था इस पर आएंगे अभय दुबे जी, ये विषयांतर हो रहा है, इस पर आएंगे हम। किसने क्या मुद्दे क्या प्रॉमिस किए? हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने, खासतौर से कांग्रेस ने जिसने सबसे लंबे वक्त तक शासन किया, सीबीआई को कैसे ट्रीट किया? क्या वो इस लोभ का संवरण खुद कर पाए कि वो सीबीआई का इस्तेमाल ना करें, अगर सीबीआई इस्तेमाल होती है तो? देखिए, ये तो इनका मोडस ऑपरेंडी, ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करा रहे हैं। ये वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इनके समर्थक और इनके समर्थक दलों के वहां कोई छापा, कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपोजिशन तो को टारगेट करते हैं। और इसको लेकर मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं अभय जी कि ये बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी है, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। प्रकारांतर से आपने ये बात कह दी है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले शांतनु जी, कितना दबाव रहता है सीबीआई पर पार्टीज का, रूलिंग पार्टी का सेंटर में? देखिए, जब पॉलिटिशियन के खिलाफ केस होता है, और कोई पॉलिटिशियन क्या, कोई बड़ा आदमी के खिलाफ केस होता है, तो सीबीआई से काफी पूछताछ होती है और वो मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। और सीबीआई के ऑफिसर्स लॉ को मानते हुए चलते हैं, चलना चाहिए। अब सब नहीं चलते हैं तो वो पकड़े जाते हैं।
अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा जी, सीबीआई के ऊपर आंच बहुत पहले से आई है, इमरजेंसी के बाद भी आई। आपको पता है इमरजेंसी के बाद जो गवर्नमेंट आई उसने सारे इमरजेंसी में जो केसेस हुए थे कांग्रेस लोगों के ऊपर सारे विथड्रॉ किए। ये तो सबको पता है 1980 के बाद। तो सीबीआई ने उनको वो केसेस खत्म, विथड्रॉ तो नहीं किए उन्होंने, सीबीआई से ही खत्म कराया। ये तफ्तीश ठीक नहीं हुई थी, केस ड्रॉप कर रहे हैं। पर सीबीआई में बहुत अफसर हैं जो खड़े रहते हैं। अब सीबीआई ने कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजा है। आपको पता है कल्पनाथ राय जेल में गए, आपको पता है सुखलाल जेल में गए, आपको पता है सीनियर ऑफिसर्स आज भी पकड़े जा रहे हैं। तो प्रेशर कोई भी जो फंसता है, अगर वो पावरफुल है, उसके पास कोई जोर है, तो वो अपना मसल जरूर फ्लेक्स करता है। चलिए, अगर कोई पावरफुल है और पकड़ा जाता है तो मसल फ्लेक्सिंग जरूर होती है, लेकिन आपने इमरजेंसी का हवाला भी दिया। शांतनु जी, मैं आपके पास लौटता हूं। मतलब ये मिक्स्ड मामला है, ये मिला जुला मामला है, केवल ब्लैक एंड व्हाइट में इसको नहीं देखा जा सकता। लेकिन मैं इसको लेकर पुष्पेंद्र जी के पास चलता हूं। पुष्पेंद्र जी, तो फिर ऐसे में यह फैसला करना पड़ेगा क्या कि कौन ज्यादा बेजा इस्तेमाल करता है सीबीआई का? देखिए, एक बात जरूर है, सियासतदानों को पूरी सियासत करने की आजादी है, लेकिन चाहे सरकार किसी की भी हो, जब इस किस्म के सियासतदान लोग बैठते हैं टेलीविजन पे, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमारे लोकतंत्र के, अगर आप ईडी को, सीबीआई को, आईबी को, रॉ को, एयरफोर्स को, आर्मी को, सबको आप अगर राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो फिर इस देश में किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हर पार्टी आएगी, हर ये चलेगी। एक इस तरीके का मैं समझता हूं आरोप लगाना, और वो भी इलेक्शन ध्यान में रख के कहें कि साहब वो तो इलेक्शन की वजह से हो रहा है। तो हिंदुस्तान में तो इलेक्शन 12 महीने होता रहता है, इसको इस तरीके से क्यों देखते हैं? टेक्निकल लड़ाई है, उसका टेक्निकली जवाब दें। इसको ये के साथ देखिए, उसको फंसाने के लिए कर रहे हैं, इसको फंसाने के लिए कर रहे हैं। कौन किस पार्टी में, कौन किस पार्टी में क्या, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप उनको सरेआम इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, इस तरीके से उन पर शक करेंगे, तो फिर वो काम ही नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने वालों से यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्शन के समय में सीबीआई उस जगह पर अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए? कोई मामला सामने है तो पूछताछ ना करे, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? रिजू दत्ता। मैं मानता हूं कि जो पुष्पेंद्र जी ने अभी कहा है, बट एक चीज मैं उनको बता देना चाहता हूं, जो हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, हम उनका इतना सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारी सरहदें गार्ड करती है, और उनमें कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। पर आपको ये भी समझना पड़ेगा सर कि जो मैं क्रोनोलॉजी का बात करता हूँ, अनुक्रम का बात करता हूँ, कि इस प्रदेश में जब भी इलेक्शन होता है, जिस भी प्रदेश में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के ठीक 7 दिन 1 महीने पहले ही क्यों सीबीआई ईडी आप पर्चा देने चली जाती है? ये भी तो आम जनता पूछेगी। क्या सीबीआई सिर्फ इसी टाइम पे ओवर टाइम करने लगती है? अगर जांच हुआ है, जैसे इस मामले में, अगर हम रुजिरा बनर्जी के मामले में वापस आए, तो उनको नोटिस पकड़ा गया, वो घर पे नहीं थे, उन्होंने वापस चिट्ठी दिया, और कल उनके घर पे 11 से 3 बजे हुआ। तो रिजू, ये एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी आप देखिए जरा। बीएसएफ को लेकर आप शिकायत करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए धमका रहे हैं उन लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। आप इलेक्शन कमीशन को लेकर गाहे बगाहे शिकायत कर चुके हैं, मीडिया अक्सर आपके निशाने में रहता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इंस्टीट्यूशन को, अलग अलग पिलर्स को सीधे सीधे निशाने पर लेकर ये कह देना कि ये तो बायस्ड हैं और बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, क्या ये भी एक बायस्ड नजरिया नहीं है क्या? रिजू, मैं आपसे इस पर सवाल पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सीबीआई पूछताछ पर बीजेपी टीएमसी आमने सामने। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा सबूत मौजूद हैं और उनके खिलाफ हैं। ममता बनर्जी बोली मैं चूहों से नहीं डरती हूं। अब यहां चूहा कौन है और यह कहना आवश्यक क्यों था? सुनिए। मेरे पास तथ्य हैं कि अभिषेक जी, विनय मिश्रा जी एक साथ एक फ्लाइट में विदेश गए, एक साथ होटल में रुके हैं। होटल में क्या क्या किया इस बारे में मैं कोई व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रकाश नहीं डालना चाहता, पर मेरे पास पूरी जानकारी। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। এটা আমরা অনেক দিন আগে পার হয়ে এসেছি। বন্দুকের সাথে যারা লড়াই করে এসেছি তারা আবার র্যাটের সাথে লড়াই করতে ভয় পাবো কেন? अब ये अभय दुबे जी जरा ये समझाइए, ये दोनों बातें जब कही जाती हैं कि मैं कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूं, ये जमीन के कानून का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन साथ में मैं डरने वाला नहीं हूं, डरने वाली नहीं हूं, ये दोनों बातें क्या बताती हैं? देखिए दिनेश गौतम जी, मैं
टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूं। स्वाभाविक है, अगर आपको सूत्रों से समाचार मिलेंगे तो आप बताएंगे हूबहू। आप उठाकर देख लीजिए, जितने ईडी, सीबीआई, जितने सूत्रों से आपने खबर चलाई है, 2 खबर तो मैंने सामने रखी है जो आपने चलाई कि हाथरस केस में 100 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग का खुलासा, ईडी के सूत्र बता रहे हैं 50 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आए। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता, ना उनकी चार्जशीट में इन बातों का उल्लेख मिलता है। तो राजनीति के लिए इनको अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सीधा सा पूछा, आप उठाकर देख लीजिए, प्रमाण थे, 14 छापे पड़े, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बीजेपी के लोगों ने। अभय जी, आपने ये बहुत मौजूद सवाल उठाया है, लेकिन इसके जवाब में संसद में ये बात कही गई थी कि 31 दिसंबर 2020 तक 588 मामले सीबीआई के लंबित हैं और इनमें से सिर्फ 6 राजनीतिक हैं, बाकी गैर राजनीतिक हैं। उसके पहले वाले वर्ष में 711 थे, मतलब पहले से कदरन कम हुए हैं, उसमें भी सियासी सबसे कम है। क्या ये बात अपने आप में कुछ दिखाती है? दिनेश गौतम जी, देखिए सीबीआई क्या कहेगी कि किसी भी केस का वो इन्वेस्टिगेशन करती तो ये कहेगी कि वो राजनीति से प्रेरित है, यह राजनीतिक, उनके लिए राजनीतिक मुकदमे नहीं होते। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कल तक बंगाल में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, भाषणों में कहते थे कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। ये आपने दूसरी बार ये बात कही है, आइए इसका जवाब लेते हैं। शांतनु जी, आपने भी ये बात कही थी, जरा ये मुझे बता दीजिए। मैं रिजू दत्ता के पास जाऊं उसके पहले मैं शांतनु जी आपसे समझना चाहता हूं, क्या किसी एक पर ये ब्लेम किया जा सकता है? ठीक है, अगर इन्फ्लुएंस होता है कम या ज्यादा, तो कोई एक पार्टी है जो ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस में लेती है और काम कराती है, कोई जो है उसने कम किया, इस लिहाज से वो अपने आप को अलग कर सकती है क्या? देखिए, पार्टी का मामला नहीं है, ये इंडिविजुअल का मामला है। जो आदमी के पास पावर है, शक्ति है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कोई भी हो, वो क्लर्क से लेके पॉलिटिशियन सब इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। पर सीबीआई के अफसर इन्फ्लुएंस से डरते नहीं है, डरना नहीं चाहिए। जो पकड़े गए सीबीआई से पकड़े गए इन्फ्लुएंस्ड थे, उन्होंने सीबीआई की बदनाम की, उसी के वजह सीबीआई को पैरेट कहा गया। ठीक है, पर सीबीआई तो 1200 केस साल में करती है, कितने केसों में बदनाम होती है सीबीआई का? आप बताइए, नाम क्यों हुआ? एक टाइम में हाई कोर्ट, ये भी आपने कमाल की बात कही। अगर सीबीआई का इतनी साख नहीं होती तो हर एक मुद्दे पर जब सब जगह से भरोसा उठ जाता है तो सीबीआई लोग क्यों कहते हैं? लेकिन उससे पहले ये अहम खबर, सीबीआई की पूछताछ पर भड़के अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक ने कहा, डरने वाला नहीं हूं, झुकूंगा नहीं, जांच एजेंसियां बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। अभिषेक ने कहा, बीजेपी का पलटवार, सबूत है तभी पूछताछ हो रही है, छोटे लोग नहीं, अब बड़े लोगों की बारी है, कहा बीजेपी ने। अब पुष्पेंद्र जी, ये दोनों चीजें कि इसमें सीबीआई सबसे साख वाली एजेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें जब वो किसी जांच के लिए जाए तो उसकी तरफ उंगलियां उठती हैं अगर वो राजनीतिक जांच हो रही है, राजनीतिक लोग उसमें हैं तो राजनीति चलती रहेगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन, तो अगर कोई भी मामला ऐसा होगा तो ये देश चलेगा कैसे? आज ये पार्टी पावर में है, कल दूसरी पार्टी कोई पावर में है। आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कहते हैं कि जजेस जो हैं वो कातिल हैं याकूब मेनन के, तो आप कोर्ट को भी अपने घेरे में लेते हैं। कोर्ट से कोई फैसला जो आपको पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लगता है उसको भी आप रंग दे देते हैं। तो फिर तो राजनीति अगर इस देश में संसद से निकल करके इंस्टीट्यूशन में खेली जाने लगी तो फिर ये देश नहीं, फिर तो अनार्की रहेगी, फिर तो हर एक दूसरे पे आरोप लगाएगा। मेरा कहना है कि अगर किसी को लगता है वो आरोप लगाए, सब कुछ करे, लेकिन इंस्टीट्यूशन को बचाए। और जो साहब अभी मुझे बता रहे थे कि पुष्पेंद्र जी, हमने आर्मी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आर्मी को जब सड़क का गुंडा कहा जाता है तब ये सम्मान कहां चला जाता है? क्या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे वो आर्मी एयरफोर्स ने किए थे? जब सवाल उठाए थे तो क्या मोदी पे सवाल उठाए थे? क्या मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे? तो आप राजनीतिक एजेंडे से इन इंस्टीट्यूशंस को अलग रखिए, मेरा इतना ही कहना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो उनको जो जवाब देना है वो देंगे, वो पार्टी की तरफ से बैठे हैं। ठीक है, रिजू दत्ता, सूटेबिलिटी कहां पर खुद लपेटे में आ रहे हैं, वहां सामने वाला गलत। देखिए मैं फिर से ये कह रहा हूं कि आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये राजनीति, आज जो हम लोग ये बहस कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक बहस है। यहाँ पर बंगाल में 7 दिन बाद इलेक्शंस डिक्लेयर होने वाले हैं और मुद्दा यहाँ पर ये है कि हमारा एक पॉलिटिकल स्लोगन लॉन्च हुआ कि बांग्ला निजे मेकेई चाय,
ठीक है, उससे पहले तो हमारा एजेंडा क्या, हमने 10 साल में जो काम किया वो तो प्रिंट करके लोगों को दे दिया। अभी ऑपोजिशन को उस पर विश्लेषण करना है, कर सकते हैं, पर वो उस पर नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। अभी उनके पास ना डेवलपमेंट का एजेंडा है ना धर्म का एजेंडा, क्योंकि उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष है वही माँ दुर्गा प्रभु राम के अपमान डेवलपमेंट पर वो तो ना सवाल पूछ ही रहे ना हैं। उनके पास कोई काम का, वही तो मैं बोल रहा रिजू, हूं। उस पर भी तो सवाल पूछ रहे हैं। अभी मैं उस पर भी आता हूं। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो उन्होंने, अब आइए उस पर आते हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स पर भी उन्होंने कहा है सड़क बिजली पानी पर क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या हुआ। सुनिए ये खबर सुनिए। पानी के बहाने प्रधानमंत्री का ममता पर प्रहार। जल जीवन मिशन को लेकर मोदी का बड़ा दावा। 1.5 करोड़ में सिर्फ 2 लाख घरों में नल से पानी पहुंचा। 1.5 करोड़ में से सिर्फ 2 लाख। मोदी का आरोप, पैसे भेजे लेकिन खर्च नहीं किए गए। मोदी ने ममता के बंगाल का हाल बयान किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। 1.5-2 करोड़ ग्रामीण घरों, और उसमें से सिर्फ देश भी आज सुनेगा तो चौंक जाएगा। 1.5-2 करोड़ घरों में से सिर्फ 2 लाख घरों में ही नल से जल की सुविधा है। रिजू, कम से कम जन कल्याण के काम नहीं रोकना चाहिए राजनीति में। दिनेश जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बिना इंटरप्ट के मुझे सिर्फ आप 20 सेकंड बोलिए 20 सेकंड। देखिए, पहले तो मैंने जैसे कहा हमारा रिपोर्ट कार्ड है ब्लैक एंड व्हाइट में, वो सारा बीजेपी या सब कोई देख सकता है। अब मैं कुछ ममता बनर्जी का 10 साल का डेवलपमेंट के आंकड़े बताना चाहता हूं। एवरेज इंसान का इनकम डबल हुआ है, किसानों का इनकम ट्रिपल हुआ है। 10 साल में हमारा जीडीपी 53% ऊपर गया है, बजट ट्रिपल हुआ है, 90,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं और 1,800 किलोमीटर अर्बन रोड्स बने हैं। कन्या साथी, सोबुत साथी और मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने जो बात मंच से खड़े होकर कही है, हाँ, ये पैरामीटर आप गिनाइएगा। मैं ये भी बता देता हूं कि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि यूरोप के किसी देश से तुलना हो सकती है कलकत्ता की। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं गलत कही हैं क्या मंच पर खड़े होकर? देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को ना, मतलब ये जो प्रधानमंत्री जी और उनके जो गृह मंत्री आके बंगाल में बातें कर रहे हैं, मैं ये दर्शकों को याद दिला दूं कि टैक्स डिवोल्यूशन और जीएसटी में 90,000 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है। तो जो भी सेंट्रल स्कीम होता है उसमें 1%, जैसे आयुष्मान में 40% स्टेट फंडिंग है। तो आप स्टेट का खुद का पैसा अगर केंद्र चाप के बैठ जाएगा तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं बंगाल में? पहले हमको हमारा पैसा दीजिए, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कीजिए ना। आप पैसा नहीं दोगे, यहाँ पर आके बात ये दोनों बातें क्या आपस में मिलाई जा सकती हैं? रिजू, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। जीएसटी के पैसे पर जिसका आपका अधिकार है, आपको वक्त से मिलना चाहिए। आपने जायज बात कही है। देखिए, अभय भी उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बात मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी कहती थी यार, लेकिन क्या जनता को जो पैसे मिलने चाहिए, वो किसान सम्मान निधि हो, वो उनके घर में नल से पानी पहुंचाने वाला हो, इसमें क्यों रोड़ा बनते हैं आप? अरे सर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हेल्थ केयर, एजुकेशन और राशन फ्री में मिलता है। ये तो मोदी जी एक नल का कहीं एक छोटा सा गांव में या 2 गांव में नल नहीं पहुंचा है, अगले 2 महीने में पहुंच जाएगा। इनके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए नल का पानी पकड़ के बैठे। मैं आपको दिनेश जी एक चीज बोलना चाहता हूँ। मोदी जी जब आए थे 2019 में, उन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को, 10% जीडीपी बढ़त, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 100 स्मार्ट सिटी और 15 लाख बैंक अकाउंट में। क्या हुआ? पेट्रोल 100 रुपया, जीडीपी पाकिस्तान से नीचे, और जो युवाओं का तो 45 साल में सबसे ज्यादा युवा अनएम्प्लॉयड है। चलिए ठीक है, आपकी बातों पर अभय भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अर्जुन सिंह साहब से हमारा संपर्क शायद टूट गया, उनको जल्दी से लाने की कोशिश करें डिबेट में। अभय जी, आप क्या कह रहे थे? दिनेश गौतम जी, देखिए, ये सरकार, प्रधानमंत्री जी की खासियत है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं मगर परिणामों की बात नहीं करते। 3,60,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में प्रोविजन रखा। प्रधानमंत्री जी अभी असम से आए, आप असम का जिक्र नहीं करना चाहेंगे? 63 लाख परिवारों के लिए आपने घोषित किया था, और ये भी अनाउंस किया कि 523 करोड़ रुपए हम जारी कर रहे हैं। दिए कितने दिनेश गौतम जी जानते हैं? वहां सिर्फ 40 करोड़ रुपए है। आप उठाकर देखिए बजटरी प्रोविजन, पूरे देश के लिए पिछले 2 साल से 11,11 हजार करोड़ रुपए सिर्फ प्रोविजन किया है, बजटरी प्रोविजन इस जल जीवन मिशन का। इस बार 50,000 करोड़ रुपए का अलोकेशन है।
ये पैसे पूरे देते नहीं है और जिस राज्य में जाते हैं वहां पर आरोप लगाते हैं। मैं आपको सारे उदाहरण दे सकता हूं। आप असम से स्टार्ट तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने डबल इंजन वाले स्टेट में भी पूरे पैसे नहीं दिए? अरे आप तो इनके पूछिए ना, इनके मुख्यमंत्री भी बैठे रहते हैं प्रधानमंत्री जी के पास कि हमारा पैसा दीजिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार में हम लोग रहे, हम सच्चाई जानते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का शिवराज जी के समय के भी सारे पैसे रुके। भावंतर योजना किसानों की तक के पैसे रोक लेते हैं। तो आपने एक अहम बात कही अभय दुबे, प्रधानमंत्री सम्मान जो आपकी बातों से मुझको समझ में आ रहा है, उसका जवाब मैं लेने जाऊंगा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के पास। क्या पुष्पेंद्र जी ये वोटर हैं केवल, जनता नहीं? इनकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है। और वो किसके वोटर हैं इस पर डिपेंडेंट है कि पैसा जाएगा कि नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन जो जमीनी बात होगी, सरकार जो है जब सरकार में आ जाती है तो वो पार्टी नहीं होती है। लिहाजा सरकार के मामलात के ऊपर आप सवाल खड़ा करें कि सरकार ने ये कहा, अब आप गिना रहे हैं, कहते थे कि किसी एक नल में पानी नहीं आया तो उन्होंने ऐसी बात कह दी। तो राजनीति में एक आरोप प्रत्यारोप पार्टी के रूप में लग सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इसमें इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें जो योजनाएं हैं वो पहुंची नहीं है। ये भी सब जानते हैं कि जब ये बात की जा रही है कि इतने सारे वादे किए थे तो प्रवक्ता जवाब दे, लेकिन सवाल यह है कि ये भी किसी को नहीं पता था कि 1 साल तक पूरा देश जो है कोरोना की वजह से स्टैंड स्टिल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों के पीछे ऊपर नीचे हुआ होगा। तो देश में पैसा तो यहीं से आएगा ना, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। तो किस योजना को रोकना है और किस योजना को आगे बढ़ाना है, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है भाई। किस योजना को रोकना, किसको आगे बढ़ाना, यह सरकार का विशेषाधिकार है। किसको कितने पैसे तय करना और उसमें कितना रिलीज करना, कितना रोक के रखना, यह भी सरकार का विशेषाधिकार। मैं आता हूं अभय दुबे आपके पास। यह अहम खबर बताने के बाद प्रधानमंत्री का सिंडिकेट को लेकर ममता पर प्रहार। बंगाल को सिंडिकेट को देने का मोदी का आरोप। बंगाल का माहौल कटमनी के कारण खराब हुआ है। कट कल्चर पर प्रहार किया उन्होंने, सुनिए। बंगाल के लिए ये मिशन इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां 1.5-2 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में आप चौंक जाएंगे इन्होंने बंगाल की हालत क्या की है। उत्साह की कमी नहीं है, मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है। रिजू, ये कट कल्चर की हकीकत क्या है? क्या वाकई इतना व्यापक है वहां कट कल्चर, ये कमीशनबाजी कि उसको लेकर हर मंच से हम इसका जिक्र सुनते हैं? देखिए बात मैं फिर वही बोल रहा हूँ, इनके पास मुद्दे नहीं है। अगर आप करप्शन और ये सब की बातें करेंगे ना, तो ये तो हमारे वही यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था 50 दिन का समय दीजिए, नहीं तो मेरे को जिंदा जला दीजिएगा। आया काला पैसा, 15 लाख घुसे अकाउंट में। तो 20 देश का ना सबसे बड़ा स्कैम है डिमोनेटाइजेशन, और दूसरा है पीएम केयर फंड, जिसमें लोगों के जेब से पैसे चले गए, 4 वेंटिलेटर का फोटो छोड़ के कुछ दिखे नहीं हम। और ये कहते हैं ना कि बंगाल में सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे इनका तो 25 साल से गुजरात में सरकार चल रहा है। जब इनके दोस्त ट्रंप आए थे तब तो दीवारें बनानी पड़ी थी गरीबी को ढकने के लिए। तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? टेलीप्रॉम्प्टर छोड़िए मोदी जी, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। रिजू, लेकिन एक बात बता दूं आपको, आप आंकड़ों का हवाला दे रहे थे, आपने गुजरात का जिक्र किया है। आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय 67,000 रुपए है, वहां प्रति व्यक्ति आय 1,53,000 रुपए है। सर हमारे मतलब ये भी देख के बात कीजिएगा। लेकिन मैं अभी अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं, हालांकि उनके पास चलना चाहता हूं। अर्जुन सिंह साहब, अभी जब आप बीच में नहीं थे, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई, हमने बहुत मिस किया आपको। ये बात कही गई कि देखिए आपको असम का हाल नहीं दिख रहा है। आप जब पानी के लिए पैसे देने की बात कर रहे हैं तो असम के लिए जो आपने तय किए थे वो पैसे क्यों नहीं दिए? अभय दुबे ने पूछा है। आपको सिर्फ वेस्ट बंगाल याद आ रहा है? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस यहाँ लड़ रही है टीएमसी से, और सीपीएम कांग्रेस सीपीएम मिलकर कभी एक हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कांग्रेसियों का तो बात ही छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेसियों का तो बात ही छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेसी जीरो दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलेंगे। दूरबीन से भी देखने से इनको दिखाई नहीं देगा। बंगाल में इनकी हालत ये है। दूसरी बात है कि ये तृणमूल के हमारे रिजू दत्ता जी को बड़ा सीबीआई से बड़ा परहेज है। अभी चुनावी मौसम है, इसलिए सीबीआई को बड़ा परेशानी हो रही है। तो राजीव कुमार के घर में जब नोटिस देने गए थे तो सीबीआई के अधिकारियों को पीटा गया था। उस समय कौन सा चुनाव था? ममता बनर्जी अपने पार्टी के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनका भी
ये कोल स्कीम से लेकर कैटल स्मगलिंग में नाम है, शारदा नारदा में नाम है, उनको बचाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों को मारा गया था। अच्छा, बार बार सेंट्रल एजेंसी के बारे में कहा जा रहा है, क्यों नहीं राज्य की एजेंसियों के बारे में कहा जा रहा है? राज्य की सीआईडी, राज्य की पुलिस दिन रात इनके कहने पर उठ बैठ करती है। हजारों नहीं, हजारों की संख्या में बंगाल में लोगों को गांजा केस में थाने के अंदर बंद कर दिया गया है, और ये सीबीआई की बात करते हैं। ठीक है, रिजू दत्ता जवाब लूंगा। अभय दुबे आपके पास आने वाला हूं, आप जो कहना चाहते हैं आप कहिएगा, लेकिन मोदी के कार्यक्रम से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। मोदी के कार्यक्रम में ममता को शामिल होने का न्योता मिला था, न्योते के बावजूद ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। मोदी के बंगाल दौरे पर कई बार ममता नहीं आई, नीति आयोग की कल की बैठक में भी वो नहीं पहुंची थी। कई बार ये देखने को मिला कि जहां उनकी उपस्थिति होनी चाहिए थी वहां वो नहीं थी, और ये जाहिर है उस मुद्दे के बाद जबकि सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन था और जय श्री राम के नारे लगे, उसके बाद तो वो जाहिर है तय हो गया था कि आप शायद साथ में नजर नहीं आएंगी। लेकिन अभय दुबे, आप दूरबीन से देखी जाने वाली पार्टी हैं, आप कम से कम असम के बारे में और वेस्ट बंगाल के बारे में ना पूछें। देखिए दिनेश गौतम जी, ये पांचों राज्यों का परिणाम आज सुन लीजिए और इस डिबेट को याद रखिएगा। तमिलनाडु, केरला, असम, भारतीय जनता पार्टी साफ, और वेस्ट बंगाल में आज जीतती है उससे हाफ। ये आप लिख कर रखिएगा। पुडुचेरी में तो है ही नहीं अस्तित्व, इसलिए उसकी बात ही नहीं करते। मैं एक बात साफ करना चाहता हूं इनको, इन लोगों ने जो मां दुर्गा का अपमान किया है वो अक्षम्य अपराध है, और मां दुर्गा के प्रति इतनी घृणा रखते हैं ये लोग कि बिहार तक में, मुंगेर में, जब मां दुर्गा के अनुयायी उनकी मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे तो खुलेआम गोलियां चला दी, नरसंहार कर दिया मां दुर्गा के भक्तों का इन्होंने। ये तो छद्म वेश धारण किए हुए 10वीं वृत्ति के लोग हैं, ये भगवान राम के राज्य में विश्वास रखने वाले लोग। ये तो रावण के चारण हैं। अर्जुन सिंह जी, साफ और हाफ प्रेडिक्शन हो गया आज चुनावों बात करने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोग 55 साल से जो कश्मीर को बचा के रखे थे, करोड़ों रुपया लूट रहे थे, आज इनको दुर्गा जी याद आ रही है। ये कब से दुर्गा जी को मानने लगे? और रही बात इनके, जिनके लिए चिल्ला रहे हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं होने देते हैं ये। अब ये लोगों से अब हमें दुर्गा जी सीखना पड़ेगा और हमें राष्ट्रीयता सीखनी पड़ेगी। ये पूरे की पूरे कांग्रेस पार्टी जो है, ये इनको विदेशियों के पास अपना देश के बारे में बुराई करने में बड़ा मजा आता है। ये चाइना से चंदा लेते हैं और चाइना के सपोर्ट में बात करेंगे, लेकिन भारतवर्ष के हमारे जवान जब बालाकोट में हमला करेंगे तो हिसाब मांगते हैं, इनको आवाज सुनाई नहीं देती है। तो ये कांग्रेस के लोग तो भारतवर्ष में एक बोझ हैं। ये बोझ बहुत जल्द ही बोझ खत्म हो जाएगा भारतवर्ष की राजनीति से, और राहुल बाबा अपने आप ही विदेश चले जाएंगे, और ये अभय दुबे जैसे लोग कब कहां से पलट जाएंगे, इनको कोई ठिकाना नहीं। ठीक है सर, आखिरी 2-3 मिनट बचे हैं, लिहाजा आप जल्दी करेंगे। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल विजय की जंग, बीजेपी और टीएमसी के बीच सोशल मीडिया वार हो रहा है। बीजेपी ने प्रचार वीडियो में बोला पीसी जाओ, पीसी मतलब बुआ, मतलब ममता बनर्जी की तरफ इशारा, पीसी जाओ। टीएमसी वीडियो में बंगाल की बेटी की जीत की बात। दोनों वीडियोस देखिए। जो आप गिना रहे थे, आपने लंबी फहरिस्त गिनाई थी आपके अचीवमेंट्स की, उन अचीवमेंट्स की बजाय बंगाल के होने को क्यों मुद्दे के तौर पर सामने रखा जा रहा है? दिनेश जी, ऐसा कोई प्रदेश है क्या भारतवर्ष में जहां पर वहां के मुख्यमंत्री उस प्रदेश के निवासी नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा गलत बात हो गया? और दूसरी बात, इन्होंने कहा बंगाल में औरतों की क्या सम्मान है। उनको मैं थोड़ा रिसर्च बता दूं, एनसीआरबी डेटा 2019 के हिसाब से कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी इन दिस कंट्री। और अर्जुन सिंह जी ने बोला ना, हम लोगों को सीबीआई से क्या परहेज है? हमें सीबीआई से कोई परहेज नहीं है साहब। आप लोग बहुत 20-20 सेकंड में अभय जी और अर्जुन पुष्पेंद्र जी के पास मैं जाना चाहता हूं। आपने अपनी बात कह दी, मैं जरा पुष्पेंद्र जी के पास चल दूं। पुष्पेंद्र जी, ये नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जनता का नैरेटिव क्या है पश्चिम बंगाल में? देखिए, जहां तक मेरे पास अपनी जानकारियां हैं, आप जानते हैं कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस वक्त जो बंगाल में सिचुएशन है, इस चुनाव के बाद ये नहीं रहेगी। बंगाल में जो सिचुएशन है इसके बाद ये नहीं रहेगी, इसमें क्या निहितार्थ हैं हमारे दर्शक समझेंगे। अभय दुबे, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए।
भारतीय जनता पार्टी का इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम से पराभव प्रारंभ होगा। आजाद भारत के इतिहास में पहला राजनीतिक दल भाजपा है जिसकी सेना ने अधिकृत रूप से इलेक्शन कमीशन से शिकायत की 2013 में कि हमारे शहीदों का फोटो इस्तेमाल करके ये राजनीति कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड पर है। शांतनु सेन जी, अभी तो मैं आपसे सिटीजन के हिसाब से, पश्चिम बंगाल का होने के हिसाब से एक रिएक्शन चाहता हूं। जनता की नब्ज कौन टटोल पा रहा है? नहीं, मैं सिटीजन ऑफ बंगाल नहीं हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये बंगाल में सिर्फ शादी हुई है हमारी, तो मुझसे मत पूछिए ये सवाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव है तो चलेंगी बातें हर तरह की, लेकिन इन सब में कौन कर रहा है हवाई और कौन जनता के मन की? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।